इस मॉड्यूल में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में जो मेजर डेंसिटीज हैं और लैंडमार्क्स ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी कि जो भारत की जो प्रमुख घटनाएं हैं इन राजवंशों के अंतर्गत उन पर हम चर्चा करेंगे। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो प्राचीन राजवंश हैं उन राजवंशों के अंतर्गत ही सामान्यतः ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों घटनाओं को, इन दोनों सिलेबस के बिंदुओं को एक साथ टेकअप कर रहे हैं। यहाँ बात आती है कि प्राचीन भारत का, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में बताया था कि प्राचीन भारत के अंतर्गत यानी इतिहास में ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभ है वो वैदिक काल से माना गया है। वैदिक काल मतलब मोटे तौर पर जो समय लगभग 1500 से लेकर के और 600 बीसी के आसपास का है। अर्थात ये साहित्य जो है, ये जो इतिहास है, ये हमें जानकारी देता है कि विशेष रूप से जो वैदिक साहित्य है वहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो इस वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य में हमें अनेक राजवंशों का उल्लेख मिलता है। मानव राजवंश है, एल राजवंश है, भारत राजवंश है। ये जो मगध है, मगध में बृहद्रथ का और जरासंध का उल्लेख आता है। यहाँ तक कि आप इस बात को जानते हैं कि जरासंध का उल्लेख महाभारत में भी आता है। तो वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य में इन राजवंशों का उल्लेख आता है। ये बृहद्रथ पहले भी एक बार पूछा गया है और बृहद्रथ जो है वो मौर्य काल का अंतिम शासक भी था। तो ज्यादातर जो प्रश्न है वो प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम में इस रूप में आते हैं, या तो राजवंशों का क्रम बताइए या राजाओं का क्रम बताइए, कौन सा सही इसका अनुक्रम है, इस रूप में ज्यादातर प्रश्न आते हैं। वैदिक काल के उपरांत हम मौर्य पूर्व काल की बात करते हैं। मौर्य पूर्व काल, या इसको हम बुद्ध काल भी कह देते हैं। हालांकि मौर्य पूर्व काल जो है वो इतिहास की दृष्टि से सही नाम है। इसको हम सामान्य रूप से 600 से लेकर के और लगभग 321 बीसी तक के काल को कह देते हैं हम मौर्य पूर्व काल। इस काल में हमें 3 राजवंश देखने को मिलते हैं। हर्यक राजवंश, पहला राजवंश, ये भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो हर्यक राजवंश है। दूसरे नंबर पर शिशुनाग राजवंश है और तीसरे नंबर पर नंद राजवंश है। ये मोटे तौर पर मगध में इनका विकास हुआ, क्योंकि मौर्य पूर्व काल में जो महाजनपद थे, जिनको चाहे हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं चाहे जैन साहित्य की, वहां पर 16 महाजनपदों की बात आती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो है मगध। तो ये जो राजवंश है ये सामान्य रूप से हमें जब इतिहास देखने की बात करते हैं तो ये मगध से ही मिलते हैं। तीनों राजवंश मगध के हैं। नंदों ने तो एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कि महाजनपद से भी बड़ा था, जिसको एक प्रादेशिक राज्य कहा गया, जिसमें उन्होंने पूरा बिहार, उड़ीसा, कुछ भाग बंगाल का और उत्तर प्रदेश का भी जीता। तो इसलिए उनका एक बड़ा साम्राज्य था। तो 3 राजवंश इस काल के हुए। तीसरी बात आती है मौर्य राजवंश, मौर्य वंश। ये सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश है कि जो कि लगभग 321 से लेकर के और 184 या 85 ईसा पूर्व तक है। जो नेक्स्ट बात आती है वो बात इस रूप में आती है कि मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल के राजवंश हैं वो क्या हैं। मौर्योत्तर राजवंश, इसमें 2 तरह के राजवंश आए हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल लगभग 2 बीसी यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग दूसरी शताब्दी एडी या तीसरी शताब्दी एडी तक का, आफ्टर डेथ तक का काल इसमें आता है। इसमें 2 तरह के राजवंश आते हैं। एक तो भारतीय राजवंश है,
जैसे भारतीय राजवंशों में शुंग हैं, कण्व हैं, सातवाहन हैं और कुछ विदेशी राजवंश आते हैं जो बाहर से आए। जैसा कि पहले मॉड्यूल में बताया गया था कि इस तीसरे नंबर पर हमें कुछ विदेशी आक्रमणों का उल्लेख मिलता है जिन्हें हम इंडो ग्रीक कहते हैं। इंडो ग्रीक, शक, कुषाण आदि, पार्थियंस भी शामिल है इसमें। पांचवें नंबर पर जो राजवंश आता है वो गुप्त काल है, यानी मौर्यों के उपरांत गुप्त राजवंश है। यह गुप्त राजवंश लगभग चौथी शताब्दी से लेकर के छठवीं शताब्दी एडी तक, यानी कि लगभग 200 साल के आसपास, हालांकि इससे ज़्यादा भी रहा, लेकिन तब तक इसका जो कार्य क्षेत्र था या क्षेत्र विस्तार था वो बहुत सीमित हो गया था। तो गुप्त राजवंश है। तो मौर्य काल के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण राजवंश आया, ये गुप्त राजवंश आया। इसके उपरांत हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में क्योंकि सामंतवाद शुरू हो चुका था, इसलिए बड़े राजवंश यहाँ पर नहीं हुए, बल्कि तुलनात्मक रूप से छोटे राजवंश हुए। तो चाहे वो हर्षवर्धन का राजवंश हो, जिसको हम पुष्यभूति राजवंश कहते हैं, चाहे हम जो अन्य हर्ष के काल के राजवंश हैं, चाहे चालुक्यों की बात करें, चाहे पल्लवों की बात करें, चाहे उत्तर भारत में अन्य की बात करें, बाद में यशोधर्मा भी आता है, इन राजवंशों की बात आती है। दरअसल एक बात और सामने आती है कि इन पूरे राजवंशों को लेने में हमें एक विशेष स्थिति और देखनी चाहिए। भारत के इतिहास को अगर राजवंशों के हिसाब से बांटें तो हम इन्हें भौगोलिक आधार को लेकर 3 रूपों में बांट सकते हैं। भौगोलिक आधार लेकर 3 रूपों में बांट सकते हैं। भारत के जो भौगोलिक आधार हैं, सबसे पहले तो उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया। दूसरा पार्ट है दक्कन, यानी जिसको हम दक्षिण का पठार मोटे तौर पर कहते हैं। और अंतिम है दक्षिण भारत, या जिसको सुदूर दक्षिण कहते हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र आता है। इसमें अगर बात करते हैं जो अभी तक हमने राजवंश लिए थे, ये सारे राजवंश ज्यादातर उत्तर भारत के हैं। ऐसे राजवंश जिनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से रहा, यानी ये सारे राजवंश उत्तर भारत के हैं। जब हम ये सारे राजवंश यहाँ पर आएंगे उत्तर भारत में, जब हम दक्कन में बात करते हैं तो दक्कन में एक समय में मौर्य भी रहे, लेकिन दूसरे समय में हम देखते हैं कि मौर्यों के बाद यहाँ सातवाहन का उल्लेख मिलता है। यहाँ वाकटक आते हैं, वाकटक राजवंश। यहाँ पर चालुक्य हैं और अंत में यहाँ पर राष्ट्रकूट हैं। इतने राजवंशों की बात यहाँ पर दक्कन क्षेत्र में आती है। दक्कन क्षेत्र से आशय आज का जो महाराष्ट्र का एरिया है और ऊपरी कर्नाटक का एरिया है, उसको हम दक्कन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। तो 4 राजवंश मुख्य रूप से हुए। यहाँ पर हम जब क्वेश्चन प्रीलिम्स की बात करते हैं तो जो सिविल सर्विसेज में आने वाले प्रश्न हैं, आजकल हम सब देखते हैं कि राजवंशों का ये क्रम पूछा जा सकता है कि किस क्रम में ये राजवंश थे। जैसे माना एक विकल्प दिया सातवाहन, वाकटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये विकल्प सही है, लेकिन माना यहां पर चालुक्य पीछे ले लिया और वाकटक आगे ले लिया तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो आजकल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मौर्योत्तर की बात की थी कि भाई सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुषाण आए। इनका जो आने का क्रम है वो आने का क्रम क्या है। तो राजवंशों में हमें 2-3 तरह के प्रश्न ही पूछने को मिलते हैं कि एक तो इन राजवंशों की स्थापना किसने की, इन राजवंशों की राजधानी कहाँ रही, इन राजवंशों के अचीवमेंट्स क्या रहे। ये प्रश्न आते हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकते हैं और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकते हैं। जो नेक्स्ट इशू हम लेते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हम बात करते हैं
कि यहां पर सबसे पहले जब प्रारंभिक राजवंशों की बात लेते हैं तो जो संगम साहित्य में वर्णित राजवंश हैं, संगम साहित्य में जिनको हम चोल, चेर और पांडे की बात आती है, चोल, चेल, पांडे राजवंश। जब हम उत्तर भारत में अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं तो अशोक के अभिलेखों में भी चोल, चेर, पांडे, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, ताम्रपर्णी, इन सब का उल्लेख आता है। यानी ये चोल, चेर, पांडे दक्षिण भारत के प्रारंभिक राजवंश हैं। इसके उपरांत अगला हम देखते हैं कि यहां पर पल्लव राजवंश आया। पल्लव राजवंश जिन्होंने जो कांचीपुरम, कांची या कांचीपुरम की बात आती है, इसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और लगभग 6वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में इस कालखंड में ये दक्षिण भारत में प्रभावशाली रहे। तीसरी बात आती है पल्लव के उपरांत चोल की बात आती है। हालांकि इसके बीच में पूर्वी चालुक्य है, पश्चिमी चालुक्य है, इक्ष्वाकु है, कदंब है, आदि राजवंशों का उल्लेख आता है। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है वो चोल राजवंश है। सांस्कृतिक दृष्टि से पल्लव और चोल राजवंश दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन राजवंशों पर इनके जो जितने भी इनके राजनीतिक पक्ष हैं या राजनीतिक लैंडमार्क्स हैं, इन पर प्रश्न हमारे पास बनते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्नों की आने की प्रक्रिया है हम उसको भी देख लें, लेकिन उसको देखने से पहले एक बार फिर से वापस इसको हम समझ लें कि जो हमने मेजर डायनेस्टीज की बात की है, मेजर डायनेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि भारत को हमने 3 भागों में बांटा, उत्तर भारत के राजवंश, दक्कन क्षेत्र के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश। तो जो उत्तर भारत के राजवंश है वो हमने वैदिक काल से शुरू किए हैं और गुप्तोत्तर काल तक ले आए। ये सारे महत्वपूर्ण राजवंश हैं, लेकिन ये राजवंश सारे उत्तर भारत से संबंधित हैं। उसके बाद जब हम दक्कन क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर ये 4 राजवंश प्रमुख रूप से आते हैं, क्योंकि सातवाहन से पहले इस दक्कन क्षेत्र में मौर्यों का ही शासन था और राष्ट्रकूट लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र में रहे। जब दक्षिण भारत की बात आती है तो यहां पर संगम राजवंशों की बात आती है, पल्लव राजवंश की बात आती है और अंततः चोल राजवंश की बात आती है। अब इसके जब आने वाले प्रश्नों की चर्चा करें कि आने वाले प्रश्न इसमें किस तरह से बन सकते हैं, जैसे उदाहरणार्थ एक तरफ वंश सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उदाहरणार्थ इस तरह का प्रश्न हमारे पास आता है और हमारे पास कोई राजवंश का नाम दिया हुआ है, जैसे दे दिया इंडो ग्रीक, ये राजवंश का नाम है, पहला राजवंश। और हमें दूसरी साइड देना है इसकी राजधानी क्या है, ये सुमेलित कीजिए का प्रश्न है। तो इंडो ग्रीक का एक महत्वपूर्ण राजा था मिनांडर ने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया। इसी प्रकार से दूसरा हमने लिया, जैसे हमने लिया सातवाहन, दूसरे नंबर पर हमने सातवाहन राजवंश लिया और सातवाहन राजवंश की राजधानी हमने देख ली कि वो प्रतिष्ठान या पैठान थी। क्योंकि ये प्रश्न बन रहे हैं, इस प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम अलग अलग जगहों के राजवंशों को लेकर उनकी राजधानियों से इसको सुमेलित करवाएंगे। तीसरी बात हम बात करते हैं पल्लवों की राजधानी, क्योंकि कांची पहले बता चुका हूं, कांची है। और लास्ट में हमने लिया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बड़े राजवंश ही पूछे जाएं, छोटे राजवंश आ सकते हैं। पूर्वी चालुक्य, इनकी राजधानी वेंगी आती है। अब ये चारों राजधानियां मिल गई। सुमेलित कीजिए के प्रश्नों में आप ये जानते हैं कि ये 4 प्रश्न एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी ये प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि निम्नलिखित में से सातवाहन की राजधानी कौन सी है, तो सातवाहन की राजधानी यहां पे सीधे सीधे पैठान है।
लेकिन जो सुमेलित कीजिए के प्रश्न होते हैं उनमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना होता है और इसी प्रकार से हम इनके आंसर्स को फ्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहां पर बनता है। इससे पहले मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि इन राजवंशों का क्रम क्या है। इन राजवंशों का क्रम यानी कालानुक्रम में इन राजवंशों को रखना है। भारत के जो प्राचीन राजवंश हैं, अगर विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को उसकी समझ है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है। तो इन राजवंशों को समझने के लिए वैज्ञानिक क्रम में इनका चार्ट बनाकर और इनको ठीक से समझकर हम ऐसे प्रश्नों की व्याख्या या ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब कोई दूसरा प्रश्न माना हम लेते हैं, जैसे उदाहरणार्थ हमने ले लिया, कोई सा राजवंश लिया इनमें से, क्योंकि अभी हम केवल राजवंशों की सामान्य जानकारी ले रहे हैं। राजाओं का नाम आया, राजाओं के नाम आ गए और 4 राजाओं के नाम दिए हैं। हो सकता है कि चारों राजा मौर्य राजवंश से आ जाएं या चारों राजा गुप्त राजवंश से आ जाएं। उनका हमको क्रम निकालना है। उस क्रम में हम प्रश्न को सीधे क्रम में रखना है कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आया। एक प्रश्न इस प्रकार का है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि इन राजवंशों के साथ इनके संस्थापक कौन हैं। तो गुप्त का संस्थापक कौन है, जैसे राजवंश कोई भी है, राजवंश का नाम और उसका संस्थापक का नाम। उदाहरणार्थ हमने सबसे पहले यहां पे ले लिया हर्यक वंश। यह भारत का प्रारंभिक ऐतिहासिक राजवंश है। इसमें हम देखते हैं कि पहला राजा इसका बिंबिसार है। पहला राजा बिंबिसार है। दूसरा हमने राजवंश लिया, कोई सा राजवंश ले लीजिए, चाहे मौर्य राजवंश ले लीजिए, मौर्य। तो इसमें आ गया चंद्रगुप्त। गुप्त राजवंश ले लीजिए, इसका आ गया श्रीगुप्त। इसी प्रकार से कोई अन्य राजवंश ले लीजिए, जैसे आपने चोल राजवंश ले लिया, माना दक्षिण भारत का चोल राजवंश। तो इसमें सबसे जो पहला जो संस्थापक इसका माना गया है 9वीं शताब्दी में विजयालय या विजयाचल को माना गया है। तो यानी जो दूसरे प्रकार का सुमेलित कीजिए प्रश्न है, उसमें एक राजवंश का नाम दिया होगा और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया होगा। तो इस प्रक्रिया में हम ऐसे प्रश्नों के हल करते हैं। यहां इस वाले चैप्टर से जो प्रश्न बनेंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है।